हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है और ये है पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन ए दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी और दांती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य 736 से 756 ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। दांती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान किया था तथा उन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक इत्यादि उपाधि धारण की थी। दांती दुर्ग के उत्तराधिकारी किशन प्रथम थे, जिसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और दांती दुर्ग के राजवंशों पर नजर डाले तो दांती दुर्ग जिन्होंने 735 से 756 राज किया, किशन प्रथम 756 से 774, गोविंद द्वितीय 774 से 780, ध्रुवधारवर 780 से 793, गोविंद तृतीय 793 से 814, अमोदवर्ष प्रथम 814 से 878, कृष्ण द्वितीय 878 से 914 और इंद्र तृतीय 914 से 929। और इन सब के अलावा अमोदवर्ष द्वितीय 929 से 930, गोविंद चतुर्थ 930 से 936, अमोदवर्ष तृतीय 936 से 939, किशन तृतीय 939 से 967, खोटी अमोदवर्ष 967 से 972, कर्क द्वितीय 972 से 973, इंद्र चतुर्थ 973 से 982 और आखिरी थे तेलपा द्वितीय प्रतीच्य चालुक्य, जिन्होंने 973 से 997 तक राज किया। और इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का अंत हो गया था। सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन बी हेमंत सेन ने। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। सेन वंश राजवंश भारत का एक राजवंश था जिसने 12वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सेन वंश ने बंगाल पर 170 वर्ष राज किया। अपने चरमोत्कर्ष के समय भारतीय महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पे इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इस वंश का मूल स्थान कर्नाटक था। इस काल में कई मंदिर बने। धारणा है कि बल्लाल सेन ने ढाकेश्वरी मंदिर बनवाया था। और सेन वंश के राजवंशों पर नजर डाले तो सामंत सेन 1070 से 1095, हेमंत सेन 1095 से 1096, विजय सेन 1096 से 1159, बल्लाल सेन 1159 से 1179, लक्ष्मण सेन 1179 से 1204, केशव सेन 1204 से 1225 और विश्वरूप सेन, सूर्य सेन, नारायण सेन, इन तीनों ने 1225 से 1230 तक राज किया। और इसके बाद सेन वंश के भी अंत हो गया था। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उन्होंने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? तो उन्होंने बनवाया था ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 757 से 883 ईसा में निर्मित करवाया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद जिला लाइन श्रृंखला में है। भल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए गुप्त काल को। भल्लवी काल गुप्त काल के समान था। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक थे और मौर्य राजवंश के पतन के बाद दीर्घकालीन में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों के राजनीति से एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत 3वीं शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में बगाटक तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई और राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। और गुप्त साम्राज्य की नींव 3वीं शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश के प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में थे।
और गुप्त काल के जो गुप्त वंश के जो राजवंश थे वो कुछ इस प्रकार थे। श्रीगुप्त 240 से 280, घटोत्कच गुप्त 280 से 319, चंद्रगुप्त प्रथम 919 से 319 से 350, समुद्रगुप्त 350 से 375, रामगुप्त 375 और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 और कुमारगुप्त 415 से 455। और इन सब के अलावा स्कंदगुप्त 455 से 467, नरसिंहगुप्त बालादित्य 467 से 473, कुमारगुप्त 473 से 477 और नरसिंहगुप्त बालादित्य 495 से 530 तक राज्य किया। तो इसके बाद गुप्त वंश के भी अंत हो गया था। भारत की रुई अन्य रुइयों से सबसे अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? तो ये विचार था ऑप्शन बी, मैक्थनीज का। मैक्थनीज सेल्युकस द्वारा नियुक्त एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। मैक्थनीज 304 ईसा पूर्व 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्युकस भारत के फिर से राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मैक्थनीज नाम का एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भी भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिखी। मैक्थनीज ने पाटलिपुत्र को बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है और गंगा और सोन के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों तरफ एक दीवार है जिसके अनेक फाटक और दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। और मैक्थनीज ने लिखा है कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष में नकद वेतन दिया जाता था। सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं दिलचस्प लेता था। रण क्षेत्रों में शिविरों में रहते थे और सेवा और सहायता के लिए राज्य से उनके नौकर भी दिए जाते थे। पाटलिपुत्र पर उसका विस्तृत लेख मिलता है। पाटलिपुत्र पर वह सामान्यतः चतुर्भुज नगर कहते हैं। इस नगर के चारों तरफ लकड़ों की प्राचीर है और इसके भीतर 3 तीर छोड़ने के स्थान बने हैं। वह कहते हैं कि राजा प्रसाद के सुंदरता के सामने ईरानी राजा प्रसाद शुष्का और इक्त वातना फीके फीके लगते हैं। उद्यान में देशी और तथा विदेशी दोनों प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। राजा के जीवन बड़ा ही ऐश्वर्यमय हैं। मैक्थनीज चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद का बड़ा ही संजीव वर्णन किया है। सम्राट के भवन पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था। भवन के चारों तरफ सुंदर और रमणीक उपवनों तथा उद्यानों से घिरा हुआ था। प्रसाद के 3 उद्यानों में लगे से दूर दूर से वृक्ष लाए जाते हैं। भवन में मोर पाले जाते थे। भवन के सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियां पाली जाती थीं। सम्राट के प्राय अपने भवन में ही रहते थे और युद्ध या न्याय तथा अखेट के समय बाहर निकलते थे। दरबार में अच्छी सजावट होती थी और सोने चांदी के बर्तनों में आंखों चकाचौंध पैदा हो जाती थी। राजा प्रसाद से सोने की पालकी या हाथी पर बाहर निकला करते थे। सम्राट की वर्षगांठ बड़े ही समारोह से मनाई जाती थी। राज्य में शांति और अच्छी व्यवस्था हो रहती थी। अपराध कम होते थे और प्राय लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो ये चलवाए थे ऑप्शन डी 1 और 4, यानी दिनार और स्वर्ण। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दिनार जो रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था। और स्वर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो ये चलवाए थे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सोने, चांदी और तांबे के। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबों के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था।
कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए युएझी लोगों का मूल मानते थे। इसी वजह से सम्राट कनिष्क ने अपने नाम और राजकीय भाषा के बैक्ट्रियन आर्य भाषा कर ली, और ये एक मजबूत प्रमाण मिल जाता है कि कुषाण समुदाय में सम्मिलित हुए और कुछ इस तरह पूरी तरह आर्य संस्कृति में कुषाण अपने आप को आत्मसात करके अध्यावर्त में शासन करने लगे। और कुषाण के राजवंशों में ये कुछ नाम है कि कुजुला कड़किकेश जो कि 30 ईसा पूर्व में राज किया था। बीमा तख्तु या संदासक जो कि 80 ईसा पूर्व, और बीमा कडफिसेक 95 से 127, कनिष्क 127 से 150, और हुबिस्का 150 से 180, वासुदेव 190 से 230, और वसिका 247 से 267, और लिटिल कुषाण 270 से 350। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था ऑप्शन बी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश के राज्य की स्थापना की थी। मौर्य राजवंश 322 से 145 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 138 वर्ष भारत पर राज्य किया। इसकी स्थापना श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूरे मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज के बिहार और बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व कृपया उदयन जोड़े इसे साम्राज्य स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विकास किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश ने पूरी उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया, और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य के मौर्य वंश के बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। और पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य की स्थापना और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व में शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। और मौर्य सम्राट के जो राजवंश थे वो थे चंद्रनंद मौर्य 322 से 298, बिंदुसार 298 से 273, अशोक 269 से 232, कुणाल 232 से 228, और दशरथ 228 से 224, और इन सब के अलावा संप्रति 224-215, और सालिशुक 215 से 222, देवबर्मन 205 से 195, सप्तधन्वनु 195 से 187, बृहद्रथ 185 से 185 और 2 वर्ष, और बृहद्रथ के पुष्यमित्र शुंग ने मारकर इसके बाद भारत पर शुंग वंश के शासन का प्रारंभ हो गया था। अभिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? तो ये लिखा था ऑप्शन सी, मौलिपुत्र तिस्स ने। मौलिपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वे अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। उपगुप्त के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने अलक्षण बुद्ध भी कहा जाता है। उपगुप्त वाराणसी के गुप्त नाम एक चित्र विक्रेता के पुत्र थे। 18 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर उन्होंने योग साधना की और काम पर विजय प्राप्त करने के उपरांत समाधि काल में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। मथुरा के समीप नत भक्ति कारनाय में उर्मुंड या रुरुमुंड पर्वत है। उन्होंने उपसंपदा हुई और वह उपगुप्त बिहार नामक बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध प्रचार केंद्र बना। बोधिसत्वादान कल्पलता में उल्लेख है।
उन्होंने 14 लाख व्यक्तियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उत्तरी बौद्ध परंपरा के अनुसार ये सम्राट अशोक के धार्मिक गुरु थे। इन्होंने अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और दिव्य वदान के अनुसार चंपारण, लुम्बिनीवन और कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, जेतवान आदि बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों की यात्रा की। समय के उपयुक्त के अशोक के साथ ही उल्लेख मिलते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति में उपगुप्त के विद्वान थे। इन्होंने उक्त संगति के संचालन किया और कथा वस्तु की रचना अथवा संपादन किया। संभवतः इसके कुछ विद्वानों ने मोगलीपुत्र तीस तथा उपगुप्त को एक ही मान लिया, क्योंकि अनेक बौद्ध धर्म में तृतीय संगति के संचालन एवं कथा वस्तु के रचनाकार के रूप में तीस नाम का जिक्र मिलता है। और आखिरी क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल को सूरा प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था ऑप्शन है श्रोत्रामणि यज्ञ में। वैदिक काल में श्रोत्रामणि यज्ञ को सूरा का प्रयोग किया जाता था। और यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। श्रोत यज्ञ, श्रुतियों या वेदों द्वारा प्रतिपादित यज्ञ। इनमें वैदिक मंत्रों का प्रयोग करके अनुष्ठान किया जाता था। प्रमुख वैदिक यज्ञ है अश्वमेध, राजसूर्य, वाजपेय, अग्निष्ठोमोग और सोम यज्ञ, श्रोत्रमणि यज्ञ। और दूसरा है स्मार्त यज्ञ। और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित यज्ञ में वैदिक, पौराणिक व तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता था। और प्रमुख स्मार्त यज्ञ पंच महायज्ञ जो गृहस्थ करते हैं, ब्रह्म देव, पितृ, भूत व अतिथि यज्ञ। और श्रोत्रमणि यज्ञ यह एक श्रोत वैदिक यज्ञ था, अर्थात जिसे वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता था। यह यज्ञ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। इसमें सूरा से आहुति दी जाती थी। और श्रोत्रमणि सुप्लस्त्रमन अर्थात उत्तम प्रकार से रक्षा करना। तैत्तिरीय संहिता के इंद्र के बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने के लिए श्रोत्रमणि यज्ञ का वर्णन है। तत्रदेव श्रोत्रमान्य संभारम अर्थात सभी देवों के इंद्र की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने की रक्षा की है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।